पे डिस्कशन चल रही है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स, जिसमें हम ऑलरेडी इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं और उसमें हमने डिज़ाइन को पढ़ लिया है, उसके गोल्डन रूल्स को पढ़ लिया है, HCI में मटेरियल क्या होते हैं उसको पढ़ लिया है, फिर डिज़ाइन प्रोसेस को देख लिया है। उसके बाद यूज़र फोकस में कि हम यूज़र्स को किस तरह रख सकते हैं, कल्चरल प्रॉप्स, फिर सिनेरियो, उसके बाद सिनेरियो के साथ लिनियरिटी कॉन्सेप्ट, फिर नेविगेशन डिज़ाइन कि हम किस तरह से लोकल और ग्लोबल स्ट्रक्चर नेविगेट करने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद लेवल्स, स्ट्रक्चर लोकल और ग्लोबल का इन डिटेल डिस्कशन भी हो चुकी है, हायरार्किकल और नेटवर्क डायग्राम पे बात हो चुकी। उसके बाद अब हमने स्पेसेस, ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर पे बात कर ली है। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल कंट्रोल्स। तो मेरी आवाज़ सब लोगों तक ठीक आ रही है? यस सर। ओके, फिज़िकल कंट्रोल्स। अब हम जब इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तो इंटरफेस डिज़ाइन करते हुए स्क्रीन के ऊपर जो हमारे आर्टिफैक्ट्स होंगे, बटन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये जो कुछ भी हमने उस इंटरफेस पे लगाना है वो कहाँ कैसे अरेंज करना है, तो उसके रिलेटेड जो है फिज़िकल कंट्रोल ग्रुपिंग करते हैं हम आइटम्स की। जैसे आपको इसने इस स्लाइड में एक एग्जांपल दी हुई है, ये जो पैनल दिखाया गया है ये माइक्रोवेव ओवन का पैनल है और इसमें देखें सबसे टॉप पे दो बटन्स को इनसर्कल किया है जो रेड लाइन से। ये दो बटन एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह इन चार बटन्स को जो इनसर्कल किया है ये और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तीन बटन और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ये दो बटन और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ये जो चार बटन हैं ये और काम परफॉर्म करते हैं। यानी सब फिजिकली एक मतलब फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनका डिज़ाइन भी देखें सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर उनको स्पार्टली यानी कि फिजिकली जो लोकेट करवाया गया या फिजिकली जहां उन्हें एक दूसरे के साथ रखा गया है वो भी मद्देनज़र रखा हुआ है। अब ये जो दो बटन हैं ये डीफ्रॉस्ट सेटिंग के लिए हैं, तो देखें दोनों डीफ्रॉस्ट के लिए, तो इन दोनों को इकट्ठा रख दिया। अब ये जो चार बटन हैं ये टाइप ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इस माइक्रोवेव ओवन में, तो इन चारों बटन्स का क्योंकि फंक्शन रिलेटेड है इसलिए इनको इधर इकट्ठा लगा दिया गया। इसी तरह टाइम टू कुक, ये तीनों जो है ये क्लॉक दिखा रहे हैं, क्लॉक टाइमर शो करते हैं माइक्रोवेव ओवन का टाइम टू कुक जो होता है कि कितना टाइम रिमेनिंग है। ये क्योंकि तीनों एक जैसा काम कर रहे हैं इसलिए इनको फिजिकली यहाँ इकट्ठा अरेंज करके रखा गया है। अगर हम ऑर्डर ऑफ आइटम की बात करें, ग्रुपिंग तो हमने कर ली कि ठीक है फंक्शनली जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम फिजिकली इकट्ठा एक जगह पे लगा देंगे। फिर उसके बाद बारी आ जाती है ऑर्डर ऑफ आइटम्स की। अब अगर इस माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम टाइप ऑफ हीटिंग सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें हम उसको टेम्परेचर देते हैं, फिर टाइम सेट करते हैं कि कितनी देर ओवन ने चलना है और फिर हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पहले स्टार्ट का बटन दबा दें फिर हम टेम्परेचर सेट करें फिर हम टाइमर दें उसको। तो अरेंजमेंट जो है ये बहुत मैटर करती है। या आप जब इंटरफेस बनाएंगे तो इंटरफेस में आपको टैब ऑर्डर को मद्देनज़र रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले उसका टॉप पे पहले एड्रेस ही पूछ लें, तो ये एक मतलब ऑकवर्ड सी सिचुएशन होगी कि आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और सबसे पहले आपने एड्रेस ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली या तो उसका आईडी कार्ड नंबर होगा या उसका नेम होगा, फिर उसका फादर नेम होगा, फिर उसकी क्लास या एड्रेस वगैरह। तो इस तरह अरेंजमेंट जो है, जो लॉजिकल अरेंजमेंट बनता है उसके मुताबिक आप जो है चीज़ों को फिजिकली भी अरेंज करेंगे।
उसके बाद उसकी डेकोरेशन पे अगर आप बात करें तो देखें हर बटन, ये माइक्रोवेव ओवन के पैनल पे ये तीनों फंक्शनली बटन डिफरेंट हैं, ऊपर वाले दोनों डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ये 4 बटन डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, ये टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। चारों का, इन तीनों बटन्स का, ये जो 2 बटन है इनका आपस में रिलेटेड फंक्शनल वर्क जो है वो एक जैसा है। ये जो 4 बटन है इनका जो फंक्शन है वो रिलेटेड है, इन 4 बटन्स का रिलेटेड है, इन 2 बटन्स का रिलेटेड है। तो इसलिए क्योंकि ये फंक्शनली रिलेटेड हैं तो हमने इसलिए इनको फिजिकली भी इकट्ठा एक जगह रख दिया है, और इनका जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया गया है, जो इनको डेकोरेट किया गया है, वो भी बाकियों से, बाकी ग्रुप से डिफरेंट रखा गया। अब इन 2 का सेम डिज़ाइन है, इन 4 का डिफरेंट है, फिर इन 4 का डिफरेंट है, फिर इन 2 का डिफरेंट है। तो इस तरह डेकोरेशन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ करके यूज़र के लिए और ज़्यादा आसानी करेगा कि वो देखते ही समझ जाएगा। लाइक अगर किसी बंदे ने कोई एक कंपनी का ओवन ऑपरेट किया हुआ है तो उसके सामने जब इससे मिलता जुलता कोई और इंटरफेस सामने आएगा, कोई और इसके सामने पैनल आएगा, तो वो शायद पढ़ के, यानी इंग्लिश ना पढ़ सके, लेकिन वो शायद उस डिज़ाइन की वजह से या उस सेटिंग की वजह से, उस डेकोरेशन की वजह से चीज़ों को पिक कर लेगा। जिस तरह एरो साइन है, ये यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल बटन्स को देखें तो जो टेम्परेचर अप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाला एक एरो है, और इसका जो फेस है वो अपवर्ड है, और ये एरो जो है ये डाउनवर्ड है। तो ये सिर्फ इतनी सी चीज़ें याद रख के भी यूज़र जो है वो उसको ऑपरेट कर सकता है, वो इस बात को समझ सकता है कि एरो अपवर्ड है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए होगा, और एरो डाउनवर्ड है तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो इस तरह डेकोरेशन भी हमारे इंटरफेस में बहुत मैटर करती है। उसके बाद अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो जो बटन्स पे टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन होना चाहिए। सेंटर अलाइन से हमारी जो ह्यूमन नेचर है कि जो टेक्स्ट किसी चीज़ पे सेंटर लाइन होगा तो उसको पढ़ना, उसकी जो रीडेबिलिटी है वो हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे आप अगर किसी स्प्रेडशीट को विच इज़ फुल ऑफ टेक्स्ट, उसको अगर आप पहले लेफ़्ट या राइट अलाइन करके रीड आउट करें, और फिर आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू के केस में स्पेशली अगर आप उसको सेंटर करके रीड आउट करेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सो अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने अपने स्क्रीन आर्टिफैक्ट्स को कहाँ कहाँ अलाइन करना है। फिर आ गया जी वाइट स्पेस, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वाइट स्पेस भी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और चीज़ों को एक दूसरे से बाइफरकेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। सो इन बटन्स का क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है तो आप देखें कि इन बटन्स के दरमियान जो वाइट स्पेस है उसको एक अच्छे अंदाज में यूज़ किया गया है। ये भी हमें इस बात को क्लियर करेगी कि इन बटन्स का क्योंकि डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है और फिज़िकली भी एक जगह से दूसरी जगह अलग-अलग हैं, डेकोरेशन भी डिफरेंट है, अलाइनमेंट भी डिफरेंट है, और फिर उनके दरमियान गैप जो है वो बहुत ज़्यादा एक वाज़ेह फ़र्क करेगा, वाज़ेह कर देगा फ़र्क को उनके दरमियान में कि ये इनका फंक्शन दूसरों से मुख्तलिफ है। आगे जी हमारे पास आ गया यूज़र एक्शन एंड कंट्रोल, जिसमें हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे एंटर करेंगे, नोइंग व्हाट टू डू, करना क्या है, और अफोर्डेंस का कॉन्सेप्ट है। एंटरिंग इंफॉर्मेशन, आमतौर पर हमारे जो इंटरफेसेस हैं वो फॉर्म बेस्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब फॉर्म्स या डायलॉग बॉक्सेस में हम प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हैं और डाटा इनपुट भी ले रहे होते हैं। इसी तरह सिमिलर लेआउट होता है, इनका सिमिलर लेआउट इशू होता है और अलाइनमेंट है। अब आप अगर इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल आप ये रेड क्रॉस टिक और क्वेश्चन मार्क को अगर इग्नोर कर दें और बैकग्राउंड में जो आपको ये डायग्राम दिखाई गई है इसमें आप देखें नेम लिखा हुआ है, फिर एड्रेस लिखा हुआ है और आगे टेक्स्ट बॉक्स है। आपने देखा होगा वेब पेज पे भी हम जो फॉर्म्स यूज़ करते हैं उन पे भी इसी तरह हम हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेगा उसके साथ हम लेबल लगाते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये नेम और एड्रेस जो है दोनों लेबल हैं और ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब हम नेम के टेक्स्ट बॉक्स में नेम एंटर करेगा यूज़र और एड्रेस के लेबल के साथ जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें एड्रेस इंसर्ट करेगा। जो नेम और एड्रेस का लेबल है ये यूज़र को इंफॉर्मेशन दे रहा है और यूज़र हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि वो
टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस एंटर करेगा। सो इसलिए हम फॉर्म्स या डायलॉग बॉक्सेस में प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हैं और इनपुट भी ले रहे होते हैं। इसी तरह कोई और एग्जांपल अगर आप लें, जैसे कोई एरर बॉक्स या कोई डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे जाहिर होता है, तो वो उसके ऊपर एरर लिखा होता है कि ये एरर आया, उसके बाद वो या तो यस नो पूछ रहा होता है या ओके नॉट ओके या कैंसिल कर रहा होता है या नेक्स्ट नेक्स्ट ले रहा होता है। तो यूज़र उस टेक्स्ट को पढ़ के डिसाइड करता है कि मैंने इसको ओके करना है या कैंसिल करना है। अब जो वो टेक्स्ट पढ़ रहा है वो एक लेबल की तरह काम कर रहा है, वो प्रेजेंट किया गया है यूज़र के लिए, और यूज़र जब ओके या कैंसिल के बटन को क्लिक करता है तो वो इनपुट देता है। ठीक है, तो इस तरह हम फॉर्म्स पे या डायलॉग बॉक्सेस पे प्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हैं और डाटा इनपुट भी ले रहे होते हैं। तो लॉजिकल लेआउट की अगर हम बात करें, तो जब हम ऐसी चीज़ें अपने इंटरफेस पे लगाएंगे तो हमें जो लेआउट है वो लॉजिकल बनाना है, यानी उस पर हमें टास्क एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। अब टास्क एनालिसिस क्या है? टास्क एनालिसिस हम तब करते हैं कि हम स्क्रीन पर जो भी आर्टिफैक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म किया जाएगा, या यूज़र जब उस इंटरफेस को यूज़ करने बैठेगा तो वो सबसे पहले किस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा, किस आर्टिफैक्ट से इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र के सामने उसका वही ऑनलाइन फॉर्म की ही अगर हम एग्जांपल ले लें, तो वो जाहिर है सबसे पहले उधर अपना नाम लिखेगा, फिर फादर नेम लिखेगा, फिर एड्रेस लिखेगा, फिर वो अपनी डिग्री इंफॉर्मेशन लिखेगा, फिर जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है वो लिख देगा। उसके बाद जो है इसी तरह ये एक ऑर्डर है। तो किसी लेआउट पे या किसी इंटरफेस पे कौन सा काम पहले परफॉर्म किया जाएगा, उसको वेटेज देकर प्रायोरिटी सेट करना या जांचना कि कौन सा काम पहले परफॉर्म किया जाएगा, उसको हम कहते हैं टास्क एनालिसिस। ये चैप्टर 15 में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जी ग्रुपिंग, जो आपने चीज़ों की ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद नेचुरल ऑर्डर ऑफ एंटरिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टॉप टू बॉटम आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर की। अगर कोई अरेबिक वेबसाइट होगी या डच फ्रेंच टाइप की है तो वो ऑब्वियसली राइट टू लेफ़्ट होगी, और अगर कोई इंग्लिश है तो वो फिर लेफ़्ट टू राइट होगी। सो उस नेचुरल ऑर्डर में हमें चीज़ों को अरेंज करके रखना है कि यूज़र को ऑकवर्ड फील ना हो। नोइंग व्हाट टू डू, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। अब हम जब इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आर्टिफैक्ट हम यूज़ करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव आर्टिफैक्ट्स कौन से हैं और पैसिव कौन से हैं। वेयर डू यू क्लिक एंड वेयर डू यू टाइप। तो एक्टिव जो है ये वो तमाम चीज़ें होंगी जो आप कि कह लें कि रिस्पॉन्सिव होंगी, और पैसिव वो होती हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसी डायलॉग बॉक्स की बात करें, तो जो लेबल या टेक्स्ट उस पर लिखा हुआ है वो पैसिव है। ठीक है, मतलब उसने एक बार जो इन्फॉर्मेशन हमने उसमें लिख के दे दिया, उसने हर बार वही इन्फॉर्मेशन ही शो करवानी है और वही चलती रहेगी। ठीक है, जैसे ही वो बटन पे क्लिक करता है, नबील बेटा, नबील का रोल नंबर क्या है? लेट ज्वाइन करेंगे फिर दोस्तों नहीं करना है। ठीक है, ये कर लिया नबील ने ज्वाइन या नहीं? यस सर, मैं ज्वाइन हो गया था। तो फिर इधर यार टेक्स्ट करके डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या थी? सर वो पहले किया था, आपको पहले किया था टेक्स्ट। अच्छा सॉरी, चलें। अच्छा जी, अब एक्टिव और पैसिव की हम बात कर रहे थे। जो एक्टिव चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्स लेती हैं यूज़र से। मैं आपको बता रहा था कि जो आपका एरर बॉक्स है या कोई डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे जाहिर होता है, तो जो टेक्स्ट या एरर वो शो करवा रहा होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, वो एक पैसिव चीज़ है। यानी एक बार जो आपने लिख दिया है, हर बार यूज़र को वही इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यूज़र जो बटन क्लिक कर रहा है, बटन उसको रिस्पॉन्ड करता है और बटन को वो क्लिक करता है, तो वो एक वर्किंग थिंग है। आप उसको क्लिक करते हो, वो दबता है और उसके बिहाइंड जो कोडिंग हुई होती है उस पर एक्शन परफॉर्म करवाता है, तो वो एक एक्टिव चीज़ है। ठीक है, सो कंसिस्टेंट स्टाइल रखना है हमने इनका। जैसे आपके जो हाइपर लिंक्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप उन्हें क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करते ही आपके लिए एक और पूरा का पूरा पेज ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह आपका जो स्टाइल हो
उन चीज़ों को सिलेक्ट करने का वो कंसिस्टेंट हो। उसके बाद जी लेबल्स और आइकन्स जो हैं उसके लिए आप स्टैंडर्ड्स फॉर कॉमन एक्शंस, यानी आप लेबल्स के लिए और आइकन्स के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आइकन्स की बात करें तो आप अगर किसी इंटरफेस पे आपको कोई डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए बटन लगाना है तो देखें हम बटन भी लगा सकते हैं और बटन के ऊपर हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। और इसी तरह हम प्रिंटर का साइन, जो कि इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड चीज़ है, कि हम प्रिंटर का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम प्रिंट का सिर्फ बटन लगा दें तो क्या होगा, जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आएगी, फॉर एग्जांपल उसी इंटरफेस को चाइना में अगर यूज़ किया जाएगा, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, वो उस बटन का मतलब नहीं समझ सकेगा। इसी तरह फ्रेंच है, उनको भी उस बात की समझ नहीं आएगी, जर्मनी वालों को भी उस बात की समझ नहीं आएगी कि प्रिंट का क्या मतलब है, उस पर क्या लिखा हुआ है बटन पे, ठीक है। सो हमें इंटरफेस पे ऐसे आइकन्स यूज़ कर लेने चाहिए और ऐसे लेबल्स यूज़ लेने चाहिए कि जो मैक्सिमम पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो। सो हम सिर्फ प्रिंट का बटन लगाने की बजाय साथ अगर प्रिंटर का आइकन लगा देते हैं। इसी तरह कट का आइकन जो है वो एक कैंची की तरह होता है, पेस्ट का जो है वो डबल पेपर टाइप होता है, ठीक है, कॉपी का सॉरी, और जो पेस्ट का होता है वो एक क्लिप बोर्ड बना होता है और उसके ऊपर एक पेपर होता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे आइकन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आइकन्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लैंग्वेज के हवाले से भी आप जो है वो कॉन्शियस हो सकते हैं अपने इंटरफेस पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स और लेबल्स के हवाले से, कि जैसे कोई बटन अगर प्रेस्ड है तो वो एक और तरह की स्टेट शो करवाए, और अगर वो अनप्रेस्ड है तो और तरह की स्टेट शो करवाए। आपने अगर उसको क्लिक कर दिया है तो मे बी आप उसका टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है वो चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। आगे है जी हमारे पास अफोर्डेंसेस। ये अफोर्डेंस एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में माइंड में मेंटल मॉडल्स जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, देखते ही आपके माइंड में उसके बारे में क्या मॉडल बनता है उसे हम कहते हैं ये उसकी अफोर्डेंस है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी बॉक्स को देखते हैं और उस पर राउंड कैप है तो ऑब्वियसली दिमाग ये सोच रहा होता है कि इसको घुमा के खोलना है, ठीक है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है, अब उस पे बटन्स हैं, उन बटन्स को देखते ही हमें ये फील हो जाता है कि इस बटन को स्लाइड करना है या प्रेस करना है, ठीक है। इसी तरह ये इसने एग्जांपल दी हुई है स्लाइड में कि एक कप आपके सामने रखा गया है, कप के हैंडल को देखते ही माइंड में आता है कि अच्छा इसको यहाँ से पकड़ के उठाना है, ठीक है। इसी तरह बॉल पेन की अगर आप बात करते हैं, बॉल पेन अगर आप लोग लोकल बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं बड़े अरसे से, उसको हम क्लिक करते हैं, बैक साइड से दबाते हैं तो उसका जो सिक्का है वो आगे से ज़ाहिर हो जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल कोई बॉल पेन अगर हम उठा लें तो उसका भी सिक्का तो बना होता है लेकिन वो पीछे से दबता नहीं है, सिक्का सॉरी बैक साइड से वो पुश करने वाली शेप वैसी ही बनी हुई है जैसे इन बॉल पेन्स की है, लेकिन वो आगे से घुमा के फिर उसकी पेंसिल, फिर उसका सिक्का निकलता है, फिर वो लिखना शुरू करता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों की जो मतलब चीज़ों को देखकर माइंड में मेंटल मॉडल्स बनते हैं और दिमाग उसको जिस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा, उसको हम कहते हैं चीज़ की अफोर्डेंस है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि आपको पिक करने, ट्विस्ट करने, थ्रो करने, लिफ्ट करने का माइंड में मेंटल मॉडल बनाती है। जैसे अगर आप दरवाजे की बात करें, उसके हैंडल को देख के भी फील हो जाता है, माइंड जो है उसके लिए ये सोचता है कि अच्छा इसको यहाँ से पकड़ के पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। सो अगर ये तो हो गई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात, अगर स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो हमारे लेआउट में जो हमारा असल मकसद है इस अफोर्डेंस को पढ़ने का, वो ये कि स्क्रीन पर जो चीज़ें आती हैं उन्हें देखकर इंसान क्या सोचता है, कैसे मेंटल मॉडल्स जो है वो जनरेट करता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बटन्स हैं उनको देखते ही हमें फील हो जाता है कि हम माउस के कर्सर को इस पे ले जाएं और क्लिक करें तो ये दबेगा,
इसी तरह फिजिकल लाइक ऑब्जेक्ट्स जस्ट यूज के जो आपकी स्क्रीन पर जिस तरह की चीज़ें नज़र आएँ उसको, जैसे ड्रॉप डाउन बटन का जो डाउनवर्ड एरो होता है, हम उसको दबाने से पहले ही हमें ये फील हो जाता है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, इसी तरह मेन्यू बार है, पता होता है हमें कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू खुल जाएगा या एक मेन्यू बार की पूरा जो है एक लेआउट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब हम आर्टिफैक्ट्स को देख के माइंड में डिफरेंट जो है ख्याल पैदा हो जाते हैं और मेंटल मॉडल्स बन जाते हैं उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के एक्शन के बारे में, एक्सपेक्टेड एक्शंस के बारे में, तो उसको हम कहते हैं अफोर्डेंस। अब कल्चर ऑफ कंप्यूटर यूज आइकन अफोर्ड क्लिकिंग, कंप्यूटर में जो कल्चर है कि आइकन्स जो है ऑब्वियसली वो क्लिक करने के लिए यूज होते हैं और इवन डबल क्लिकिंग, या फिर हम उन्हें डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जबकि असल बटन्स की तरह उन्हें पुश नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट इज जी एप्रोप्रिएट अपीयरेंस प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे एस्थेटिक्स को देखेंगे और उसकी यूटिलिटी, और फिर कलर एंड 3D लोकलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा अप्रोप्रिएट अपीयरेंस क्या होता है कि किसी चीज़ का मुनासिब अंदाज में उसको जाहिर करना, उसका मतलब वो देखने में कैसा नज़र आता है उसको बेहतर करने के हवाले से इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जी प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जब आप अपने इंटरफेस पे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आपने किस तरह से करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपने मद्देनज़र रखना है वो ये है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो अब उसका जो मकसद हो, फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करनी है, तो मे बी अब जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो आप ये, या तो आप पूरी क्लास की लिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अगर आपने फिल्टर लगा दिया हो और आप ये कहें कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो टॉप पे होगा, तो ऑब्वियसली उसमें पर्पस चेंज हो जाता है। ठीक है, सो उसमें फिर सॉर्टिंग भी इन्वॉल्व होगी। इसी तरह जैसे ही फिल्टर अप्लाई होगा तो उसके रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी फिल्टर अप्लाई करके हमारा जो मकसद था वो चेंज हो गया। अगर कोई टीचर अपनी पूरी क्लास का रिजल्ट देखना चाह रहा है या स्टूडेंट अपनी पूरी क्लास का रिजल्ट देखना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक रोल नंबर वाइज जो है सीक्वेंस में होंगे और वो उनको देख सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपना रिजल्ट देखना चाह रहा है, मे बी अगर साथ सर्च बॉक्स लगा हुआ है, वो सिर्फ अपना रोल नंबर या अपनी आईडी को या अपने नेम और फादर नेम को इंसर्ट करके फिल्टर आउट कर सकता है। सो अब आपने एक तो मकसद हो गया कि आप किस मकसद के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, उसमें आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, कि उस इंफॉर्मेशन को आप टेक्सचुअल फॉर्म में कर रहे हैं या आप डायग्राम की सूरत में कर रहे हैं या आप ग्राफ की सूरत में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर आपने डिसाइड करना है कि पर्पस आपका सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर आपने मेथड सेलेक्ट करना है कि किस तरह से आप उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपने बहुत कम वक्त में ये देखना हो कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो या तो आप उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या फिर आप उसके लिए कोई ग्राफ बना लें। जैसा कि इधर उसने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि स्कैटर ग्राफ वर्सेस हिस्टोग्राम। तो जो स्कैटर ग्राफ है इसको यूज करने का पर्पस और होता है, ये दोनों ही ग्राफ के नाम है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ठीक है, तो स्कैटर ग्राफ को यूज करने का मकसद और होता है, हिस्टोग्राम को यूज करने का मकसद और होता है, लेकिन यूज दोनों ही वहां होते हैं जहां हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, सो अब जब आप इंफॉर्मेशन को अपने इंटरफेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बिल्कुल आपने वैसे ही सोचना है जैसे आप पेपर पे कोई इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, यानी जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं अपना, और हेडिंग्स को ऑब्वियसली आप मार्कर की मदद से हाईलाइट करके और फिर उसके नीचे दो लाइंस लगा देते हैं ताकि वो और ज़्यादा विजिबल हो जाए। तो उनकी अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए आप मार्कर से हेडिंग, हालांकि उसी पेन से जिससे आप लिख रहे हो उसी से भी आप हेडिंग दे सकते हो। आप हेडिंग ना भी दो, आप वैसे उसको सेम लाइन में लिख के सेम लाइन में आगे लाइन कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो जो लोग हेडिंग लिख के और वो लाइन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसकी विजिबिलिटी और सेम लाइन में हेडिंग और सेम लाइन में उसको पैराग्राफ को लिखना और फिर बगैर हेडिंग दिए ऐसे ही उस टॉपिक का नाम लिख के उसी लाइन से ऑनवर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करके तीनों की जो अपीयरेंस है टेक्स्ट की वो डिफरेंट हो जाती है। तो जिस तरह आप पेपर पे इंफॉर्मेशन लिखते हुए
प्रायोरिटीज सेट करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा अच्छा अपीयर करते हैं, इसी तरह आपने अपने इंटरफेस को बनाते हुए भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन मसला क्या होता है कि आप ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में इंटरेक्टिविटी को ना खो दें। इंटरेक्टिविटी आपकी जो है वो मैक्सिमम रहनी चाहिए, और ये आपकी जो है डिज़ाइन चॉइसेस को सॉफ्टन करती है। ठीक है, अब एस्थेटिक एंड यूटिलिटी दूसरी चीज़, पहली थी हमारी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, और फिर एस्थेटिक्स एंड यूटिलिटी। एस्थेटिक कहते हैं कोई चीज़ ज़ाहिरी तौर पर कैसे नज़र आती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो फीमेल्स बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप जो है उनके एस्थेटिक वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। लाइक बिफोर मेकअप दे वर सिंपल एंड आफ्टर मेकअप ऑब्वियसली लुक जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह हम अपना कोई सूट लेते हैं, सिंपल सा सूट लिया, उस पर कढ़ाई करवा लेते हैं, तो उसके एस्थेटिक्स जो हैं वो चेंज हो गई। सो ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ का चेंज हो जाना, ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ अगर आपकी तब्दील होती है तो हम कहते हैं कि ये इसके एस्थेटिक्स चेंज हो गए। तो किसी चीज़ की ज़ाहिरी खदोखाल को हम एस्थेटिक्स कहते हैं। यूटिलिटी कहते हैं किसी चीज़ के इस्तेमाल करने को। तो एस्थेटिक्स पे भी आपने ऑब्वियसली अपने इंटरफेस के हवाले से फोकस करना है ताकि वो देखने में अच्छा हो, और यूज़र को जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़र उस इंटरफेस के सामने बैठकर काम करने से बॉर्डम फील नहीं करेगा। सो एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन होने चाहिए कि जो हम डिज़ाइन बनाएं वो एस्थेटिकली खुश कर देने वाले हों और यूज़र की सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। ऑब्वियसली जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी उसके सामने बैठ के काम करते हुए यूज़र इतनी जल्दी बोर्डम फील नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए काम उसके सामने बैठ के कर सकता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ब्यूटी एंड यूटिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम ब्यूटी को बढ़ाने के चक्कर में जो यूटिलिटी है उसको खो देते हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसका इंटरफेस जब बनाएं उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें और ऐसे कलर्स यूज़ कर लें कि वो एक इंटरफेस कम और मिठाई की दुकान ज़्यादा लगने लग जाए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ब्यूटी तो बढ़ गई लेकिन यूटिलिटी जो है, यानी यूज़र इन ऐसे वाइब्रेंट कलर्स के सामने बैठ के ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकेगा। सो क्लीन डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आपका जो इंटरफेस है वो देखने में भी अच्छा हो और उसकी यूटिलिटी भी बरकरार रहे। गुड टू लुक एट। अब इनको आप किसी तरह इकट्ठा भी आपने मतलब बैलेंस रखना है एस्थेटिक्स में और यूटिलिटी में। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड भी आपका जो है वो बहुत मैटर करता है टेक्स्ट के हवाले से, कि आप एस्थेटिक्स पे फोकस तो कर रहे हो, आप बैकग्राउंड तो लगा दें लेकिन वो इस तरह का हो कि टेक्स्ट ही ना पढ़ा जाए उसके फोरग्राउंड पे। जैसे इस स्लाइड में बैकग्राउंड पे देखें, जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, इस बैकग्राउंड से ठीक है स्लाइड तो देखने में बाकियों की निस्बत थोड़ी सी बेहतर लग रही है, लेकिन उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो हमसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा फोकस मांग रहा है। सो इस तरह का बैकग्राउंड सेलेक्ट करें कि आपका टेक्स्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे इस स्लाइड में देखें टेक्स्ट को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और इस स्लाइड में टेक्स्ट को पढ़ना जो है वो मुश्किल हो रहा है। हालांकि फ़र्क सिर्फ किसका आया है, इस बैकग्राउंड का। इसको अगर मैं बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता हूँ तो देखें अब इस टेक्स्ट को पढ़ना कितना आसान हो गया। ठीक है, सो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपकी मैटर करती हैं आपके इंटरफेस की इंटरेक्टिविटी, एस्थेटिक्स और यूटिलिटी बढ़ाने में। आगे है जी कलर एंड 3D। अब कलर एंड 3D बोथ ऑफन यूज बैडली, कि आप कलर्स समटाइम ज़्यादा यूज़ कर लें और फिर उसको 3D भी कर दें, तो सही से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती। कलर जो है उसने एग्जांपल दी हुई कि ओल्डर मॉनिटर्स लिमिटेड पैलेट कलर ओवर यूज बिकॉज इट इज़ देयर। इसलिए भी ज़्यादा कलर ना यूज़ कर लें कि आपके पास फैसिलिटी मौजूद है। पुराने मोटर जो पुराना टाइम था कंप्यूटर्स को यूज़ करने का, उस वक्त आपके पास इतनी कलर रेंज मौजूद नहीं थी, और अब अगर आपके पास मौजूद हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे कलर्स उठाकर आप जो है अपने इंटरफेस पे यूज़ करना शुरू कर दें, बल्कि एक बैलेंस रखना है। और ज़्यादा कलर यूज़ करने के चक्कर में ये ना हो कि आप ऐसे कलर यूज़ कर जाओ जो कलर ब्लाइंड्स के लिए इश्यू क्रिएट करें। अब
जो इंटरफेस आप डिज़ाइन जब करते हैं, हम आगे इंशाल्लाह फोर कमिंग चैप्टर्स में यूनिवर्सल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा डिज़ाइन जो मैक्सिमम यूजर्स के लिए एक बेहतरीन यूजेबल हो कि उसको हर तरह का यूज़र यूज़ कर सके, बेशक वो कलर ब्लाइंड है या नॉर्मल यूज़र है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में वन हैंड यूज़ के लिए भी एक मोड दिया गया होता है। उस मोड को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो जो आपका इंटरफेस है वो ज़्यादा आपके लेफ़्ट या राइट तरफ जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है, ताकि आप आसानी से एक ही हाथ से, बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन भी एक ही हाथ से जो है वो अच्छे से ऑपरेट कर सकें। सो इस तरह की चीज़ें इंटरफेसेस में डालने से आपकी मैक्सिमम पब्लिक जो है वो कैप्चर हो सकती है उस इंटरफेस के लिए। यूज स्पैरिंगली टू रीइंफोर्स अदर इंफॉर्मेशन, तो आपने बेहतरीन अंदाज में कलर्स को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरफेस पे रिप्रेजेंट करना है। 3D इफेक्ट्स गुड फॉर फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड सम ग्राफ्स, के 3D इफेक्ट्स को आप फिजिकल इंफॉर्मेशन यानी जिस तरह ग्राफ वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे स्क्रीन पे आपको कलरफुल येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे शो किया गया, ये एक पाई ग्राफ है। तो इस पाई ग्राफ में देखें कलर्स को यूज़ करके तो रेशो को निकाला जा सकता है। और सिर्फ ग्राफ्स जब आप यूज़ करें, ग्राफ्स पे सिर्फ, बेटा माइक म्यूट करें, नबील बेटा माइक म्यूट करो अपना। अच्छा, अब इसमें सिर्फ आप ग्राफ्स में, अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो सिर्फ डिफरेंट कलर यूज़ ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप जैसे ये पाई इसने शो करवाया हुआ है, इस पाई में आप इसको सिर्फ कलर्स के बिहाफ पे या 3D इफेक्ट के बिहाफ पे ये देखकर नहीं बता सकते कि ग्रीन कितने परसेंट है, येलो कितने परसेंट है, रेड कितने परसेंट है। आपको इसके साथ टेक्स्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसा ना करें कि आपने 3D इफेक्ट भी डाल दिया, कलर भी डाल दिया, तो अब टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन की जा सके। बैड यूज ऑफ कलर, अब जैसा कि स्लाइड में एग्जांपल दी हुई है कि आप अगर कलर ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस कलर को रीड करना जो है वो प्रॉब्लम रहता है। सो कलर ब्लाइंडनेस का भी ख्याल रखना है कि जो लोग कलर ब्लाइंड हैं, आप अपने इंटरफेसेस में ऐसे कलर्स यूज़ ना करें जो कलर ब्लाइंड्स के लिए मसले का बायस बने, बल्कि इस तरह के कलर इस्तेमाल करें कि जो यूनिवर्सल हों और कोई भी उन्हें देखकर उसका फ़र्क महसूस कर सके। डू एडजस्ट योर सेट, एडजस्ट योर मॉनिटर टू ग्रेज ओनली, कैन यू स्टिल रीड योर स्क्रीन। तो अगर आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, उस टेक्स्ट का जो कलर है या जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो कलर सेलेक्ट करें वो इस तरह का हो कि वो आम यूज़र अच्छी तरह से देख सके, अगर कोई कलर ब्लाइंड है वो भी देख सके। यानी वो टेक्स्ट जो ग्रे स्केल करने पे नज़र आ जाए, वो एक ऐसा टेक्स्ट होगा जो कि तमाम यूज़र्स देख सकेंगे। सो ये उसने इसलिए यहाँ पे दो लाइंस लिखी हैं कि एडजस्ट योर मॉनिटर टू ग्रेज ओनली, कैन यू स्टिल रीड योर स्क्रीन। तो ग्रे स्केल इमेजेस की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उसने ये एग्जांपल दी है। आगे है जी अक्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर्स, कि जब आप ऐसे इंटरफेसेस बना रहे हों जो किसी एक कल्चर में नहीं बल्कि डाइवर्स टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में चलने हों। यानी जैसे इसकी अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें, जो कैट है, कैट हमारे यहाँ इंग्लिश में कैट को CAT कैट पढ़ते हैं। एक लैंग्वेज ऐसी भी है, मे बी फ्रेंच, जिसमें कैट को चैट कहा जाता है, CHAT। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जो एक लैंग्वेज में तो कोई और मतलब दें और दूसरी लैंग्वेज में कोई और मतलब दें, इस तरह के वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। इसी तरह कल को थम्स अप साइन की एग्जांपल पहले भी कई बार दी है। तो इस तरह के जेस्चर्स, आइकन्स या कुछ भी ऐसा अपने इंटरफेसेस में यूज़ ना करें जो कि किसी एक कल्चर में तो एक्सेप्टेबल हो लेकिन किसी दूसरे किसी दूसरे कल्चर में जो है वो अब्यूजिव हो। सो लोकलाइजेशन है इंटरनेशनलाइजेशन में, चेंजिंग इंटरफेसेस फॉर पर्टिकुलर कल्चर और लैंग्वेजेस। ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में आप, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपने आइकन्स का यूज़ करना है, ऐसे आइकन्स जो इंटरनेशनली सेम मीनिंग रखते हैं, जैसे प्रिंटर का आइकन है, कट का आइकन है, पेस्ट का आइकन है, सेव करने का है, रीडू अनडू का है।
तो इस तरह के आइकन्स जो हैं ये आपको इंटरनेशनल इंटरफेसेस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती वो उस आइकन को देखकर भी समझ सकता है कि ये बटन किस लिए लगा हुआ है या ये क्या काम करेगा। अच्छा, सिंपली चेंज लैंग्वेज, यूज रिसोर्स डेटाबेस इंस्टेड ऑफ लिटरल टेक्स्ट बट चेंजेस साइज लेफ्ट राइट ऑर्डर etc। अब यूज़ रिसोर्स डेटाबेस इंस्टेड ऑफ लिटरल टेक्स्ट के टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ ना करें। डीपर इश्यूज में क्या आ जाता है जी, कल्चरल अजम्पशंस एंड वैल्यूज, मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स, जैसा कि टिक एंड कॉस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सम कल्चर्स बट मीन द सेम थिंग, मार्क दिस इन अदर्स। अब ये जो टिक क्रॉस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, हमारे यहाँ तो टिक का मतलब गुड है और क्रॉस का मतलब बैड है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां टिक और क्रॉस को किसी दूसरे मीनिंग में लिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को किसी दूसरे मीनिंग में लिया जाता है, 0 और 1 को जो है वो किसी दूसरे मीनिंग में लिया जाता है। तो इस तरह के कल्चर्स का आपको ख्याल रखते हुए अपने इंटरफेसेस को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इस ज़रा डेफिनेशन को एक बार पढ़ लें। Prototyping. Prototyping is an early sample model or release of a product built to test a concept or process. It is a term used in a variety of contexts, including semantics, design, electronics, and software programming. A prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. अब इसमें क्या है, प्रोटोटाइप क्या होता है कि एक सैंपल या मॉडल होता है और वो प्रोडक्ट की रिलीज से पहले ही बनाया जाता है। एक्चुअल प्रोडक्ट जो मार्केट में आती है वो उस प्रोटोटाइप पे बेस कर रही होती है। ये हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट को, उसके सिमेंटिक डिज़ाइन और उसके इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जैसे आप अपने आजकल जो आपके प्रोजेक्ट्स फाइनल हैं उनके इंटरफेसेस HCI की लैब्स में आप लोग बना रहे हैं, तो आपने उनके प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं कि जो आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स आएंगे वो उसी की तरह के होंगे। मे बी जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स हों उनकी लुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो उसी तरह के होंगे जो अब आपने इंटरफेसेस बना लिए हैं। सो ये हम क्यों करते हैं प्रोटोटाइपिंग, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने इंटरफेसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोटोटाइप बनाएंगे हम उसको ऑपरेट करके चेक करेंगे। अब आप लोग बल्कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि जब आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स के इंटरफेसेस बनाए होंगे उस वक्त उनकी जो एस्थेटिक्स हैं, जो उनकी लुक है वो डिफरेंट होगी। अब जब आप उस पर 2-3 लैब्स काम कर चुके हैं, अब उनकी लुक और फील जो है वो डिफरेंट होगी। किए हैं उसको आपने लैब में, कर रहे हैं आप लोग? यस सर, कर। और इंटरफेसेस को इम्प्रूव भी किया है? यस सर। अच्छा, तो क्या ऐसा है कि जब आपने पहली बार इंटरफेसेस बनाए थे और जो अब करंटली चल रहे हैं उनमें डिफरेंस आया? जी, तो इसीलिए ही हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को या अपने इंटरफेसेस को इम्प्रूव कर सकें। सो इसमें आइट्रेशन और प्रोटोटाइपिंग है, गेटिंग बेटर एंड स्टार्टिंग वेल। आइट्रेशन यानी किसी चीज़ का बार बार करना, और प्रोटोटाइप यानी उसके बार बार मॉडल्स बनाना। तो जब आप बार बार बनाते हैं और फिर हर बार उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन हो जाती है और उससे स्टार्ट लेना एक अच्छा स्टार्ट होता है। ये एक उसने डायग्राम दी हुई है प्रोटोटाइपिंग, यू नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, कि जो आप पहली बार बनाते हैं वो बिल्कुल मतलब वो उस तरह से नहीं होता जो आप फाइनल बनाते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल लें
कि 90s में जो मोबाइल फ़ोन था और आजकल जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, हालांकि अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं और ये आगे और इवॉल्व हो रहा है। तो ये बेसिकली आइट्रेशन ही है कि आप उसको बार बार जो है वो उसके फीचर्स को, उसकी लुक को, उसके एस्थेटिक्स को, उसके सॉफ्टवेयर को जो है वो आप बार बार इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो बार बार आप रीडिज़ाइन इवेल्युएट प्रोटोटाइप करते हैं, तो ये उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है। ठीक है, अब पिछले कोई 10-15 सालों से एंड्रॉयड मार्केट में छाया हुआ है, मे बी इन फ्यूचर कोई और इस तरह का सॉफ्टवेयर आ जाए जो बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाए तो ये पॉसिबल है। सो यू नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, देन आप क्या करें, उसको उस आइट्रेशन में ले आएँ कि आप डिज़ाइन बनाएं, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएं, फिर उसको इवेलुएट करें। अगर इवेल्युएशन सेटिस्फैक्ट्री हो तो ओके, नहीं है तो दोबारा रीडिज़ाइन करें, फिर उसका डिज़ाइन की बेस पे प्रोटोटाइप बनाएं, फिर आप उसको दोबारा इवेलुएट करें और इसी तरह इस आइट्रेशन में तब तक रहें जब तक कि आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल जाते। नेक्स्ट है जी पिटफॉल्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। मूविंग लिटिल बाय लिटिल बट टू वेयर, मालवर्न्स और मैटरहॉर्न। किसी को पता है ये मालवर्न्स और मैटरहॉर्न्स क्या है? एनीवन? चले आप लोग ऐसा करें, जल्दी से गूगल खोलें और मालवर्न्स और मैटरहॉर्न्स को गूगल करें जल्दी से। ये दो जगहों के नाम हैं और इनकी जरा आप लोग, यस, एक यूके की होगी, एक इंग्लैंड की होगी। मेरा माइक है ना। हाँ जी, देख लीजिए। जो मैटरहॉर्न है ये एक ऐसी चोटी है जो एक बहुत ऊंची है, लाइक जिस तरह आपकी केटो है, केटू वगैरह है, केटू हो गई या बाकी भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि जो मेलबर्न्स है ये एक वैली टाइप है, वादी की तरह सरसब्ज है और इसमें छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन एक पीक नहीं है बिल्कुल जिस तरह से होता है। ठीक है, जैसे इस ग्राफ में आप अगर देखें तो ये मेलबर्न्स की एग्जांपल है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस साइड को अगर आप देखें और ज़्यादा ऊंची पीक नहीं है। और मैटरहॉर्न्स की अगर आप बात करें तो ये एक पीक है। ठीक है, तो ये एक मेटाफॉर है। हमने मेटाफॉर का कॉन्सेप्ट मिड में पढ़ चुके हैं। क्या होता है मेटाफॉर? सर तशबीह देना किसी चीज को किसी के साथ। यस, तो हम अपनी इस पिटफॉल्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग को तशबीह दे रहे हैं मालवर्न्स और पॉइंट के। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर मूव करना चाहें, और बेसिकली ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं ना कि आप मोबाइल फ़ोन को देखें, कितने 30 साल लग गए इस कंडीशन में, इस एस्थेटिक्स के साथ हमारे सामने आने में, जिस हालत में वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, इट टुक 30 years कि वो इवॉल्व होते 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 इस तरह आ गया। और मे बी आफ्टर 30 years ये भी ना हो सकता है इन फ्यूचर ह्यूमन बॉडी में ही ऐसी चिप लगा दे जो डायरेक्ट जो है वो आपके ग्लासेस की स्क्रीन पे ही आपको इन्फॉर्मेशन शो करवा दे या कॉल कर ले। आप मे बी इन फ्यूचर ऐसी मशीन्स आ जाएं कि आप माइंड में जिसको कॉल करने का सिर्फ सोचें, उसको कॉल डायल हो जाए। ठीक है, सो मे बी आफ्टर 30 years ये और ज़्यादा इवॉल्व होकर डिफरेंट हो जाएंगे और दिन ब दिन हो भी रहे हैं। इसी तरह लैपटॉप्स को देख लें, 40-50 साल लगे उन्हें इस तरह की हालत में होने में जिस तरह की हालत में वो हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इवॉल्व होने में बड़ा टाइम लगा। सो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हम जो प्रोटोटाइपिंग करके, डिज़ाइन बना के, इवेल्युएट करके, फिर उसको ओके है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं। सो अगर हम मतलब एक पीक पर पहुंचना चाहते हैं तो लेने तो हमें छोटे छोटे स्टेप ही हैं। मतलब आप उसको ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, हैं तो छोटे छोटे स्टेप ही, लेकिन डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डायरेक्शन है वो एक दुरुस्त
बेहतरीन साइट पर होनी चाहिए। डायरेक्शन ठीक होगी तो ऑब्वियसली आप मैटरहॉर्न्स यानी कि पीक पर पहुंच जाएंगे, और मे भी पीक पर पहुंचने के लिए आपको सिर्फ छोटे की बजाय बड़े स्टेप्स भी लेने पड़े। लेकिन अगर मेलबर्न जाना है तो छोटे छोटे स्टेप से आप पहुंच जाएंगे। अगर इसको आप गौर से देखें, जो ये मेलबर्न है यहाँ तक आपका अगर ये स्टार्ट पॉइंट है तो यहाँ तक पहुंचने में सिर्फ छोटे स्टेप्स ही आपको रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर आप मैटरहॉर्न्स जा रहे हैं और आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो देखें कोई स्टेप बड़ा है और कोई स्टेप छोटा है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, तो उसके मुताबिक आपको स्टेप्स लेकर प्रोटाइप करके चीज़ों को इम्प्रूव करना है। नीड अ गुड स्टार्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो अच्छा होना चाहिए। एंड नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गलत क्या है। सो आई गेस एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5 आपका एंड होता है। अब असाइनमेंट आपको कोई दी हुई है? मैंने असाइनमेंट नंबर 1 आपकी जो आप लोगों ने वीडियो की समरी सेंड की है, आप लोगों ने जो मुझे वो हार्ड कॉपी में मिनट से पहले दी हैं, वो आपकी सबकी रिजेक्टेड हैं। आपको मैंने वीडियो को स्क्रिप्ट करके देने को नहीं कहा था, आप लोगों ने वीडियो देखी है और जो जो उसने उस वीडियो में कहा हुआ है वो सारी वैसे ही हेडिंग्स के साथ लिख के दे दी है। आपने करना ये था, उस वीडियो को सुनना था और उसकी समरी भेजनी थी। वो बेशक एक पेज की भी होती तो काफ़ी था। आपने उस वीडियो से क्या क्या अंडरस्टैंड किया, मुझे वो चाहिए था। ये मैंने नहीं कहा था कि वो वीडियो में जो कुछ बोल रही है फीमेल, आप बस उसको कॉपी करके अपने पेपर में लिख लें। ठीक है, तो सब लोगों ने यही किया हुआ है कि बस जो कुछ उसने उसमें बोला है उसने आपने बस वो सारा स्क्रिप्ट करके मुझे भेज दिया। सो आपने करना ये है, जैसे जैसे उसने चैप्टर वाइज बात की है उस चैप्टर वाइज बात से आपने क्या लर्न किया। अब आपने अब तक 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, इन 5 चैप्टर्स को तो एटलीस्ट आप इवेल्युएट कर सकते हो कि वो क्या बता रही है, आप कहाँ हैं, हम कहाँ पढ़ रहे हैं और वो किस चीज़ की बात कर रही है। फर्दर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो कि HCI इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, और उसमें इंशाल्लाह हम एक बार फिर से जो SDLC है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर दोबारा से बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग SDLC को भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और साथ में आपने जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी और वही वीडियो दोबारा आप लोग देखेंगे और उसकी समरी आप लोगों ने बना के टाइप करके सेंड करनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? अब मुझे बताएं किसी के आज के लेक्चर के हवाले से क्वेश्चंस। वो तो नहीं होंगे, बस क्लास एंड करने के चक्कर में होंगे सारे। किसी का कोई क्वेश्चन? रिजल्ट मिल गया सबको? यस सर, मिल गया। चलें, सबके माशाल्लाह अच्छे नंबर हैं। जी सर, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा। अच्छा यार, आप लोग क्वेश्चन पेपर को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सके, या फिर ये इशू है कि आप लोगों ने बुक रीड ही नहीं की। मैंने आपको कहा था बुक रीडिंग करनी है, बुक नहीं पढ़ी आप लोगों ने। और जिन लोगों ने एक बार भी गो थ्रू किया है वो लोग 20+ हैं। बाकी सारा पेपर था स्लाइड्स में से ही। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लो और क्वेश्चंस देख लो। की रेडी की है, मैं आपको की दिखाता हूँ पेपर की। और टू के 17 रहमान बेटा, स्लाइड्स आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में शेयर हुई हुई हैं ऑलरेडी? नहीं है? चैप्टर नंबर 5 की स्लाइड्स अपलोडेड नहीं है? नो सर, वो तो अपलोड नहीं है। मैं देख लेता हूँ, अभी मेरे ख्याल से अपलोडेड थी। आई
फाइल्स और मैंने दे दी थी HCI और ये पड़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ये लो ये पड़ी हुई हैं फाइल्स में, जाके देखो फोल्डर होगा HCI का उसमें है। अच्छा जी, अब ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल स्क्रीन पे विजिबल है? तो सर नहीं? नो सर। नो सर। ओके, अब हाँ जी विजिबल है? यस सर। अब ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्कस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरेक्टिव सिस्टम की स्पीड को इफेक्ट करते हैं? उसमें कंप्यूटेशन बाउंड है यानी आपकी प्रोसेसिंग, अगर किसी ने प्रोसेसिंग भी लिख दिया है तो मैंने उसको ठीक किया है। उसके बाद स्टोरेज चैनल, उसके बाद ग्राफिक्स बाउंड, फिर नेटवर्क कैपेसिटी। ये 4 चीज़ें थी और ये बुक में ही मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 117। ठीक है, अच्छा उसके बाद व्हाट इज़ द मिथ ऑफ इन्फिनाइटली फास्ट मशीन। तो इस पे डिस्कशन हुई थी हमारी और मैंने आपको कहा था कि जो डिज़ाइन फोकस चीज़ें हैं और जो सिनेरियोज दिए हुए हैं बुक में उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 116। फिर उसके बाद 3 था ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 4 इंटरेक्शन स्टाइल्स। ये तो वो चीज़ें हैं जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से चली आ रही हैं। जी सर ये जो इन्फिनिटली फास्ट मशीन की मिथ थी, इसके ऊपर वो एक कोटेशन नहीं लिखनी थी, एक बंदे ने जो बताया हुआ था स्लाइड्स में जो थी मुरे वाली, वो भी ठीक है। जिसने Yes, स्लाइड वाला लिख दिया वो भी ठीक है, मैंने उसका भी ठीक किया हुआ है। ठीक है, इवन अगर किसी ने ये लिख दिया है कि यूज़र ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास एक इन्फिनाइटली फास्ट मशीन होगी जिसको हम जो भी प्रोसेसिंग के लिए दे देंगे वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी, उसका भी ठीक कर दिया है। अगर किसी ने उस स्लाइड वाले को लिख दिया है वो भी ठीक किया है। और अगर किसी ने ये लिख दिया है कि हम यूज़र्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं कि हम जैसी मर्जी कोडिंग कर दें, जैसा मर्जी मशीन को इनपुट दे दें वो उसको प्रोसेस कर लेगी, तो ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं है। आप देखें सुपर कंप्यूटर भी है ना, आप उसको भी अगर उसकी एबिलिटी से ज़्यादा का डाटा दे देंगे वो टाइम लेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्फिनिटली फास्ट मशीन है। ठीक है, सो जिसने ऐसा भी कुछ लिख दिया है मैंने उसका भी वो क्वेश्चन ठीक कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों को तो 2 मार्क्स सिर्फ इस बात पे भी दे दिए हैं कि अगर किसी ने इन्फिनिटली फास्ट मशीन को सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया, जबकि बताना मिथ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें आपने इंटरेक्शन स्टाइल्स को डिस्कस करना था, जबकि लोगों ने क्या किया है, कुछ ने कहा जी आइकन, विंडोज, पॉइंटर, मेन्यू, सिर्फ यानी कि विम्प की 4 हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि विम्प इटसेल्फ सिर्फ एक इंटरेक्शन स्टाइल है। ठीक है, इसमें स्पीच रिकॉग्निशन है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, विम्प है। ठीक है, लोगों ने क्या लिखा हुआ है पता नहीं, आइकन लिख दिया है, कीबोर्ड लिख दिया है, माउस लिख दिया है, अच्छा पॉइंटिंग डिवाइसेस लिखी हुई हैं। यार आप लोग 7th सेमेस्टर में भी अगर आपको इंटरेक्शन स्टाइल्स का नहीं पता तो फिर आपको कब पता चलेगा। ये चैप्टर 3 से क्वेश्चन था। ठीक है, और ये भी स्लाइड्स में मौजूद है। फिर आ गया मल्टी मोडेलिटी। जी, अगर किसी एक ने मतलब अगर सपोज विम्प को ही सिर्फ डिफाइन किया हुआ है तो आपने उसको कितने मार्क्स दिए हैं? 2। अच्छा, अब ये जिसने पूछा है वो मुझे पता है और ये भी पता है कि उसने सिर्फ विम्प को ही डिस्क्राइब किया हुआ था। तो इसीलिए तो पूछा है क्योंकि मैं ना सही से पढ़ नहीं सकी थी पहले, ना लेक्चर्स ले सकी। हालांकि ये स्लाइड्स में भी मौजूद था। ठीक है, और उसके बाद अच्छा इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट्स लिख दिए हैं, टाइम शेयरिंग लिख दी है। ठीक है, जो हमने पैराडाइम्स पढ़े हैं वो सारे लिख दिए हैं।
और जो इन्फिनाइटली फास्ट मशीन की मिथ है उसमें लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर शुरू कर दिया है, वैक्यूम ट्यूब्स का बताना शुरू कर दिया। और अल्लाह के बंदो, इररिलेवेंट लिखने का फायदा ही कोई नहीं होना। ये लोग शायद ये सोच के लिख देते हैं कि क्या पता है ऐसे ही आंखों के आगे से गुजर जाए। मेरे पेपर में आप लोग इस भूल में बिल्कुल ना रहा करें कि आप जो मर्जी लिख देंगे और मार्क्स मिल जाएंगे। नो, नेवर। मैं एक एक लाइन को पढ़ के फिर उसके मुताबिक टेक्निकली इवेलुएट करके आपके मार्क्स लगाता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी हरगिज भी आप लोग ये कतन दिमाग से निकाल दें कि हम सिर्फ पेपर का पेट भर दें तो मार्क्स आ जाएंगे। इम्पॉसिबल। इवन जिन लोगों ने टेक्निकली लिखा है कि जो 3 लाइनों में भी अगर किसी ने मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया उसको मार्क्स मैंने 4 ही दिए हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने उसी के आंसर को 2 पेजेस पे लिखा है उसको भी मैंने 4 मार्क्स दिए। किसी ने हाफ पेज पे उसको कंप्लीट कर लिया उसको भी मैंने 4 नंबर दिए। इवन इंस्ट्रक्शन स्टाइल वाले क्वेश्चंस में तो किसी ने अगर इंस्ट्रक्शन स्टाइल के 4 हेडिंग्स के नाम भी सही लिख दिया है ना तो उसको भी मैंने नंबर पूरे दे दिए, ठीक है। एटलीस्ट उसको पता तो है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनको पता ही नहीं था कि इंस्ट्रक्शन स्टाइल्स हैं क्या। अच्छा, उसके बाद जी मल्टी मोडेलिटी, इस पे हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई थी और मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी थी और ये भी कहा था कि एक बंदा डाटा वर्ड प्रोसेसिंग यानी अपनी असाइनमेंट भी बना रहा है और साथ वीएलसी पे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल पीसीस पे काम करता है। बहुत अजीब अजीब किस्म का कंटेंट मुझे पढ़ने को मिला। फिर यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, मल्टी मोडेलिटी को भी लोगों ने क्वेश्चन जब आंसर किया है तो मल्टी मोडेलिटी कंप्यूटिंग लिखती है, हालांकि मल्टी मोडेलिटी कंप्यूटिंग नहीं है, ठीक है। सो मल्टी मोडेलिटी और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग था। उसके बाद जो है एनी 4 फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन, अब ये बुक से भी था स्लाइड्स में भी था। विजिबिलिटी के आपके जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल होने चाहिए और जो उनका एक्शन है वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए। इसी तरह उसमें रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको आप रीडू अनडू कर सकें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कंट्रोल Z वाली, ठीक है। और इसी तरह आप कॉम्प्लेक्स कमांड को रिप्लेस करें। और ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे हुए हैं लेकिन 3-4 आपकी स्लाइड्स में भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका स्लाइड्स में से है। ऑलमोस्ट पेपर आपका सारे स्लाइड में से एक क्वेश्चन के अलावा। आगे है जी व्हाट आर मेंटल मॉडल्स। अब मेंटल मॉडल क्या होते हैं, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन इंटरफेस डिजाइन। मेंटल मॉडल क्या है, अब ये लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो लिखना शुरू कर दिया है, वो गलत है। मेंटल मॉडल बेसिकली आपको किसी भी इंटरफेस के लिए आप जो दिमाग में सोच रहे होते हैं, जो ह्यूमन माइंड वाइब्स पैदा होती हैं किसी इंटरफेस को बनाने के लिए, उसे हम मेंटल मॉडल कहते हैं। यानी आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, वो मेंटल मॉडल है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें यूज़र की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं। फिर जब हम मेंटल मॉडल्स को फॉलो करते हुए कोई इंटरफेस बनाते हैं तो वो यूजर की एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनता है, जिससे यूजर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। बस ये 2 लाइनों में भी 4 लाइनों में। सर तो हम इसमें यही जो साइकोलॉजी वगैरह वाली सर बात इसमें बोर्ड एंड अपील मॉडल वाला नहीं आना था? वो नहीं आना था। वो तो आपसे अगर पूछा जाता व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेंटल मॉडल्स तब आप लिखते। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि मेंटल मॉडल्स हैं क्या। 2 लाइनों में इसको डिफाइन करना था कि मेंटल मॉडल क्या होते हैं और फिर आगे आपने ये लिखना था, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी। लोगों ने टाइप्स लिखना शुरू कर दिए, तो बेटा जिन लोगों ने नॉर्मल मॉडल लिखा है, बील लिखा है, वो गलत है। टाइप तो पूछी ही नहीं गई, आपसे ये पूछा गया मेंटल मॉडल होता क्या है और फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंस बतानी थी और इसको डिफाइन करना था। आप लोग ये देखो ना कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए गए हैं और लॉन्ग 6 का है। ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंस है वो 4 नंबर की है, 2 नंबर की आपके पास मेंटल मॉडल की डेफिनेशन है बस। सर जो आपने साइकोलॉजी वगैरह वाली बात की है ना, जब इसको मैंने डिफाइन किया तो उसमें मैंने वो वाली सारी चीजें लिखी थी और एक एक बात की, यानी जो हम लोग सोच रहे होते हैं वो सारा कुछ। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब पढ़ा है मैंने उसको, मुझे याद है आपका पेपर, ठीक है। तो मैंने उसके आपको नंबर दिए हुए हैं लेकिन इम्पोर्टेंस आपका ठीक से नहीं लिखा हुआ था। हाँ, आपने व्हाट आर मेंटल मॉडल्स में डिटेल बहुत ज़्यादा लिख दी थी। फिर शुरू में जब मैंने पढ़ा तो वो मुझे गलत लगा, फिर एंड में जब मैंने मेंटल मॉडल का जवाब पढ़ा वो भी गलत लगा। सेंटर में जो साइकोलॉजी वाला आपने 2-4 लाइनें लिखी वो कुछ ठीक थी, तो मैंने उसके 2 मार्क्स आपको दे दिए। इंपॉर्टेंस आपकी गलत थी।
ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद जी आपका डिफाइन स्लिप एंड मिस्टेक्स आ गया था। अब इस पे भी हमारी, अब बच्चों ने क्या लिखा हुआ है मिस्टेक्स का, स्लिप और मिस्टेक का, कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, गलत हो गया, बैक स्पेस से वापस जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये इंटरफेस में जो गलतियां होती हैं ये वो स्लिप और मिस्टेक है, ठीक है। तो डिफाइन स्लिप एंड मिस्टेक, इफ एन इंटरफेस लीड्स टू एरर्स काज्ड बाय स्लिप एंड मिस्टेक, हाउ विल यू करेक्ट देम। अब इसका बहुत सारे बच्चों ने, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रीड दैट, सेक्शन ए में से बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एक पेज पे इसका रिस्पांस किया हुआ है और इट वाज कंप्लीटली टू द पॉइंट। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ऐसे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जो एक्चुअली क्वेश्चन को पिक करके वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं। स्लिप और मिस्टेक को डिफाइन करना था, स्लिप क्या होती है, मिस्टेक क्या होता है। स्लिप में आपका गोल भी ठीक होता है, एक्शन भी ठीक होता है, सिर्फ आप उसको एग्जीक्यूट करते हुए मिस्टेक गलती कर जाते हैं, ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो रिजल्ट ठीक नहीं आते, ये स्लिप था। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक में आपका गोल ही गलत सेलेक्ट होता है, ये फर्क था। फिर उसके बाद जिन्होंने सिर्फ इतना भी लिख दिया और फिर उसके बाद सिर्फ ये लिख दिया कि स्लिप को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, मिस्टेक को रिमूव करने के लिए आपको गोल को रिडिफाइन करना है, इवन हाफ पेज, उनको भी मैंने मार्क्स पूरे दे दिए, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी गई। और मैं बल्कि ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि टेक्निकल पेपर आपको ज़्यादा लर्निंग देते हैं, ठीक है कि इस तरह का पेपर देने की वजह से आपके ग्रेड्स बेशक अभी कम हुए होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जैसे ही आप इस यूनिवर्सिटी से निकल के एमएस के लिए या फर्दर कैट के लिए, पीपीएससी के लिए कहीं जाएंगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। बुक रीडिंग की हैबिट आप लोग अपनी बना लें, बुक को ज़रूर स्टडी किया करें। जो देखें, जो बातें मैं आपको लेक्चर में ज़बानी कलामी या बाकी टीचर्स भी आपको ज़बानी बहुत ज़्यादा डिटेल बता जाते हैं, देखें एक टर्म होती है, उस टर्म के लिए आपको 3-3, 4-4 या एटलीस्ट 1 और 2 एग्जांपल्स दी जाती हैं, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। टीचर जो कुछ ओरली बोल रहा होता है वो सारा कुछ बुक में रिटन कंटेंट मौजूद होता है। मैं ये चाहता हूँ बजाय टीचर्स पे डिपेंड करने के, अब जो टीचर्स ऑरली आपको बताते हैं, आप ये देखो कि मिड एग्जाम तक या फाइनल एग्जाम तक आपको वो कितना एक याद होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं याद होता। ह्यूमन नेचर है कि आप फौरन भूल जाते हैं, 2-3 दिन अगर उसको आप रिवाइज ना करें लगातार तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक नेचुरल थिंग है कि वो भूल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए या तो आपको अगर याद रहता है तो इस वजह से कि आपने जो लेक्चर नोट किया होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, या फिर आपकी स्लाइड्स में जो कंटेंट होता है वो। तो ऑल दो स्लाइड में एक जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसके बिहाइंड पूरी एक स्टोरी होती है, पूरा एक पेज होता है। आप देखो आपकी टेक्स्ट बुक में 30 to 40 पेजेस का या 50 पेजेस का जो है वो एक चैप्टर होता है, और स्लाइड्स जो है वो आपकी 30, 35 या 40 होती हैं उसी चैप्टर की। तो जाहिर है एक टर्म उठाकर स्लाइड में रखी जाती है, उसके बिहाइंड जो सारी स्टोरी होती है वो आपको ओरली बताई जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बुक रीडिंग अपनाएं और खुद उस कंटेंट को जब आप लोग पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी याद रहता है और बुक से फेमिलियरिटी भी रहती है। नेक्स्ट टाइम कभी आपको कोई कॉन्सेप्ट माइंड में आता भी है तो आपको जहन में आ रहा होता है, मेंटल मॉडल्स उसके लिए बन रहे होते हैं कि ये हमने कहीं पढ़ा था, तो फिर आपको वो चीज़ इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आसानी देगी। फिर इसके बाद जितने भी आपके जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, जॉब टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, या आपका जो गैट भी होता है, गैट सब्जेक्ट है या जनरल गैट, वो आपके फिर बुक वाले कंटेंट में से आते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि यार ग्रेजुएट भी हो गए और टेस्ट भी पास नहीं होते। तो ये एक मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ है कि हम ये कहें कि एक बंदा जिसने 16 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की और उसके बाद उसको उसी के सब्जेक्ट में से एक टेस्ट दिया जाए और उस टेस्ट को वो बंदा पास भी ना कर सके, कि 50 मार्क्स पे बंदा आउट ऑफ 100 50 पे पास हो रहा है, वो 50 भी गेन ना कर सके। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने बुक्स को टाइम देना बंद कर दिया। हमें 6 स्लाइड्स पढ़ाई जाती हैं, हम उन्हीं को रट्टा लगा देते हैं, पेपर में उन्हीं में से आ जाता है और फिर वो करके हम इधर से तो जीपीए 3.9 ले लेते हैं, लेकिन जब उस तरह के जर्नल पेपर में बैठते हैं तो कुछ आता जाता ही नहीं होता, ठीक है। सो हर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ HCI के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर सब्जेक्ट के लिए आप फिजिकल बुक्स परचेज कर लें और अपनी शेल्फ में उन्हें फ्रिक्वेंटली रख के अपनी शेल्फ में रखें और उनको फ्रिक्वेंटली स्टडी किया करें। और एक टिप और भी आपके साथ में शेयर करता जाऊं,
जब भी आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना हो, ये मैं अपने आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंप्लीट किया है। आपको ये करना होता है किसी भी बुक का ना, किसी भी बुक को लाइक अभी मैंने कल ही 2 बुक्स लाइब्रेरी से इशू करवाई हैं, तो वो तकरीबन 1100 पेज की एक बुक है। मैं इसको विद इन 4 to 5 डेज कंप्लीट कर लूँगा। इस तरह से बुक को टेक्निकली रीड करने के लिए हैबिचुअल हो जाएं। सबसे पहले जैसे ही आप बुक लें, आप उसका प्रीफेस पढ़ लें कि उस बुक में है क्या क्या। फिर उसकी जो कंटेंट लिस्ट है, जिसको आप फहरिस्त कहते हो कि चैप्टर्स के नाम क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उसको पढ़ लें। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1 ओपन करना है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें। फिर उसके बाद एंड में उसकी समरी दी गई होती है, उस समरी को पढ़ लें। उसके बाद एक बार गो थ्रू करें, जो बुक आप ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी आपने, उसको तो आपको थॉरली फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये टेक्निक अपनाएंगे कि आप प्रीफेस पढ़ के, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ के और उस चैप्टर की समरी पढ़ लेंगे, तो आपको आधा चैप्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर अगर आप वो बुक पहली बार पढ़ रहे हो, फिर थॉरली चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत रह जाती है। लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट आपको 50% चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन और समरी से पता चल जाता है। ठीक है, सो ये एक टेक्निक है जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी बुक रीडिंग के हवाले से। और बुक रीडिंग से स्टिक हो जाएं, यकीन करें आप लोग कामयाब हो जाओगे। ठीक है, सो ये हमारा मिड का पेपर था जी। जी, जिस तरह अभी आपने गेट और नेट की बात की थी, इसी तरह से हमारे पास पीपीएससी का एग्जाम होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मतलब प्रोसेस भी, और उसके बाद हमें किस तरह से करना पड़ता है? वो भी हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड ही होता है, मतलब एक सब्जेक्ट की हम बिल्कुल फील्ड चूज करेंगे। उसमें ना उसकी डिवीजन की गई होती है कि 80 मार्क्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 20 में या 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 20 जो है वो 20 या 40 मार्क्स जो बाकी बचते हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 40 मार्क्स का बाकी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि 20 मार्क्स की। अब मतलब 60% एटलीस्ट हर एक में जो आप अपनी फील्ड के लिए अप्लाई करोगे, उसमें एटलीस्ट 60% जो है वो आपका फील्ड रिलेटेड होता है। जो फील्ड रिलेटेड होता है, वो जो MCQs उसमें से उठाते हैं आपके सब्जेक्ट्स में से, वो ये नहीं देखते कि NFC ने क्या पढ़ाया, वो ये भी नहीं देखते BZU ने क्या पढ़ाया, वो ये देखते हैं HEC ने क्या रिकमेंड किया था। आपको याद होगा जब हमने प्रीवियसली, आई गेस मैंने आपको डाटाकॉम पढ़ाई है ना पहले, ठीक है, तो डाटाकॉम में मैं आपके सामने HEC का जो रिकमेंडेड सिलेबस होता था उसको ओपन करता था। ठीक है, जो वो कंटेंट लिस्ट HEC देता है, होता यह है कि HEC तमाम यूनिवर्सिटीज को कंटेंट लिस्ट फॉरवर्ड करता है। उस लिस्ट के मुताबिक हर टीचर अपने सब्जेक्ट को लेकर चलता है। तो कुछ टीचर्स जो है उस कंटेंट लिस्ट को पूरा करवा पाते हैं। ये क्लास रिस्पांस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आगे से क्लास ने कितना एक रिस्पांस किया है। ठीक है, तो जितना आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको डायरेक्टली फ़ायदा होता है। इसलिए मैंने आपको मेरे ख्याल से 15 चैप्टर तो करवाए हैं डाटाकॉम के, 15 नहीं तो 12 तो पक्के हैं। ठीक है, और मैं ये बात भी आपको दावे से कह सकता हूँ, आप लोग अपने सीनियर्स के साथ जो आपके अभी पास आउट हुए हैं, आप उनके साथ डाटाकॉम की लैब्स जिन्होंने ठीक से की हैं, जिनको वो सारा काम आता है जो मैंने करवाया है, आप उन्हें चैलेंज कर सकते हो। आप नॉलेज के हवाले से भी चैलेंज कर सकते हो। CCNA की बुक मैं कल से रीड करना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि जो मेरा फाइनल इंटरव्यू होना है उसमें से क्वेश्चनिंग होगी, तो वो मैंने कल उठाया है। पहले 2 चैप्टर्स उसके मैंने पढ़े हैं। उन दोनों चैप्टर्स में ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट यू इन डाटाकॉम इज इंक्लूडेड इन दोस 2 चैप्टर्स। हालांकि वो बुक डेडिकेटेड है CCNA के लिए, सिस्को के प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो उस सब्जेक्ट में मैंने आपको पढ़ाई हैं वो 110% उन 2 चैप्टर्स में मौजूद हैं। तो जिन लोगों ने उस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा है, इंशाल्लाह जब आप लोग पास आउट होंगे फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि बुक को पढ़ के और उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ के आपको क्या फ़ायदा हुआ। ऑलमोस्ट HEC की आउटलाइन जो वो मैंने सारी कंप्लीट करवाई है। और जहाँ तक बाकी आपका जो बाकी 20 नंबर होते हैं या 40 नंबर होते हैं बाकी टेस्टों के, उसमें जनरल नॉलेज भी होता है। वो जनरल नॉलेज हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, कुछ उसमें से सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह आते हैं। उसको आप जनरली जो अब तक आपने लर्निंग की होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना है। ठीक है, उसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन आप ये देख लें कि एक 12वें स्केल के PPSC की प्रिपरेशन के लिए लोगों को 4 से 6 माह लग जाते हैं नॉन स्टॉप स्टडी में।
और फिर आप लोग अगर 16 ग्रेड के लिए या 17 ग्रेड के लिए प्रिपेयर होते हैं तो 8 to 9 मंथ्स प्रिपरेशन अपने माइंड में रखें। अब उसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है, जिस तरह आप लोग 7th सेमेस्टर में और आपको इतना ज़्यादा आपका वर्कलोड नहीं है सब्जेक्ट्स का, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है आपके कम है, तो आप एक टाइम डिसाइड कर लें और अभी से जो आपकी बुक्स हैं फिजिकल ले लें, कॉपीज उसकी मिल जाती हैं बुक सेंटर से, और उनको ना थॉरली स्टडी करना शुरू कर दें ताकि बाय द एंड ऑफ डिग्री आपकी उन सब्जेक्ट्स के साथ फेमिलियरिटी हो। अब अगर वो लोग जो आगे एमएस करना चाह रहे हैं उन्हें गैट पास करना है तो वो लोग उसके रिलेटेड अभी से स्टडी शुरू कर दें ताकि आपका किसी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो है वो मेरिट बन जाए। और जो लोग एमएस करना चाह रहे हैं और इफ़ दे कैन अफोर्ड तो सबसे बेहतरीन है कि आप कॉमसेट्स जीकी या नेस्ट में अप्लाई करें। जीकी का तो सबसे बेहतरीन सिस्टम ये हुआ है कि पिछले 1-2 सालों से वो लोग फेलोशिप प्रोग्राम भी दे रहे हैं। फेलोशिप प्रोग्राम क्या है कि आप एमएस के लिए अप्लाई करते हो, आपका मेरिट बन जाता है, जो अच्छे मेरिट पे बच्चे होते हैं उनका वो दोबारा इंटरव्यू करते हैं, जो उस इंटरव्यू में क्लियर होते हैं उनमें से एक बच्चे को वो सेलेक्ट करते हैं और उसको 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी देते हैं और उसकी सारी फ़ी भी वेव ऑफ हो जाती है। जीकी की आई गेस 4 से 5 लाख पर सेमेस्टर फ़ी है एमएस की, या मे बी 8-10 लाख तो कंफर्म है एक एमएस की फ़ी उनकी, ठीक है। तो वो वेव ऑफ हो जाती है सारी। तो इस तरह आप अभी से ही मतलब अपनी डिग्री के बाद की जो प्लानिंग आपने करनी है वो अभी से शुरू कर दें। एक ट्रैक तो ये है गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करने वाला कि आप इन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। दूसरा, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, फिर आपको ये करना है कि अभी से आप लोग अपनी स्किल्स पे फोकस करना शुरू कर दें। किसी भी फील्ड को उठा लें, कोई भी एक चीज़ उठा लें, उसकी स्किल्स आपकी इतने ऑप्टिमम लेवल पे हों कि आप ये कह सकते हो इफ़ यू कैन नॉट डू आई कैन डू, इफ़ यू कैन डू आई कैन डू, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, ठीक है। सो अपनी स्किल्स पे फिर फोकस करना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट एक्चुअली कंप्यूटर साइंस बेस्ड ऑन। फास्ट यूनिवर्सिटी है, इनका भी तो मास्टर्स मतलब काफ़ी हाई सैलरी है नहीं? बेटा पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स चाइना में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मेरी जब भी बात हुई, और एक और वेरी सून इंशाल्लाह हांगकांग के लिए जा रहा है, उसको जो स्टाइपेंड मिलना है वो $3,500 पर मंथ है। और एक दो दोस्त टेक्सास में भी हैं, तो एक दो जो है वो MIT में भी हैं। वो जितने भी लोग गए हुए हैं और उनसे मुझे यही सुनने को मिला है कि यार पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से बाहर अगर किसी यूनिवर्सिटी को कंप्यूटर साइंस के हवाले से जानता है तो वो फास्ट है। लेकिन नेस्ट पिछले कोई 3-4 साल से अपना रिसर्च क्राइटेरिया काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है, तो अभी टॉप 100 इंडेक्स में उसका नाम आ गया है वर्ल्ड वाइड। तो मे बी इन फ्यूचर आफ्टर 1 or 2 years नेस्ट का भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एक्चुअली ये डिपेंड कर रहा होता है उनके रिसर्च इन्वायरमेंट में। जिस यूनिवर्सिटी का रिसर्च इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होगा उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए रैंकिंग की जाती है। तो पाकिस्तान में अगर आपने MS करना है, हाईली आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग नेस्ट फास्ट के लिए अप्लाई करें। थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल डन। चलें, पेपर भी हमारा डिस्कस हो गया। बाकी अब आपने क्या करना है, जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी उस वीडियो को आपने दोबारा देखना है, उसकी समरी को दोबारा लिखना है और उसको टाइप करके आपने सबमिट करवाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।